Hey everyone, this is Chandni Dhanani welcoming you to Magnate Brains. And before we begin today's topic, let's start this video on a motivational note, which is a beautiful motivational note, and that is हम होंगे कामयाब। तो हम जितने भी एजुकेटर्स हैं ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स, स्पेसिफिकली 9th-10th की बात करें या किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, हम सब टीचर्स अपना बेस्ट दे रहे हैं ताकि आपको रिस्पेक्टिव टॉपिक्स के रिक्वायर्ड वीडियोस प्रोवाइड कर सके, सो दैट आपकी प्रेपरेशन में कोई भी हिंड्रेंस ना आए। एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आप लोग भी अपना बेस्ट दे रहे हो बाय वॉचिंग ऑल द वीडियोस। एंड जब सब अपना बेस्ट दे ही रहे हैं, देन नोबडी इज देयर हु कैन स्टॉप अस फ्रॉम अचीविंग द गोल। और गोल क्या है भाई? दैट यू स्टूडेंट्स स्कोर द बेस्ट मार्क्स in your exams. And with this great energy and enthusiasm, now let's get started with today's topic. So you guys have already got a practice test paper जो कि based है on the poem No Men Are Foreign. और इस ही पोएम पे बेस्ड जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जिसमें आपको दिए हुए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों, उसका आज हम सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलो आज हम बात करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की। सब्जेक्टिव पहले बात करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दिस पर्टिकुलर पोएम इज नॉट डिफिकल्ट, ठीक है, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं बड़े आसान हैं। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बट यस, प्रॉब्लम ये है ना कि आपको क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि लिखना आता है कि नहीं। अब लिखने आने से मतलब क्या है कि क्या आप आंसर्स वगैरह लिख लेते हो, लाइक डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन कैन यू राइट द आंसर्स। अब देखो, सबसे पहली बात कुछ चीजें हैं जो मैं डिस्कस कर लेती हूँ, फिर हम क्वेश्चन पेपर पे मूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, मेक श्योर आप उसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो समझें। Once you are clear with actual meaning of the question, definitely आपको ये पता चल जाएगा कि what are you expected to write. करेक्ट? तो जब तक आप क्वेश्चन पढ़ के समझोगे नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा कि आपको लिखना क्या है आंसर में। क्योंकि देखो, कई क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप आइडेंटिफाई तो कर लेते हो कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, बट आप क्या होता है ना, भावनाओं में बह जाते हैं एंड देन यू राइट एवरीथिंग लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल एंडिंग। आप सब बता दोगे चैप्टर या पोएम के बारे में, तो आपसे समरी नहीं पूछी गई है। अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट डू यू गेट टू लर्न फ्रॉम द चैप्टर, तो अलग बात है। ठीक है, तो आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे, सिर्फ उतना आंसर करना है जितना कि वो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा है। क्लियर? सेकेंड थिंग इज कि आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है कि जितना अच्छे वर्ड्स को इस्तेमाल करोगे, जितना अच्छी वोकैब इस्तेमाल करोगे अपने आंसर्स में, उतना ही अच्छा आपका आंसर लगेगा एग्जामिनर को। ऑल्सो मेक श्योर कि कोई स्पेलिंग, ग्रामेटिकल या कोई भी मीनिंग से रिलेटेड आप एरर कमिट ना करो, अदरवाइज आंसर विल बी स्पॉइल्ड। डन। सो इस तरीके से वी हैव टू मेक श्योर कि हम रेडी रहें विथ वॉट एवर इज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन एंड देन वी आंसर इट अकॉर्डिंगली। चलो, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी। ऑल्सो क्वेश्चंस जो मैंने इस पेपर में आपको मैं कराने वाली हूँ, वो क्वेश्चंस पूरी पोएम को रिवाइज करवा देंगे। पूरी पोएम में आपको क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं उसका आइडिया लग जाएगा। अब एग्जामिनर हो सकता है कि आपको थोड़ा ऐसे कह सकते हैं कि किसी चीज को लिंक करके आपसे क्वेश्चन पूछ ले, या फिर आपसे डायरेक्ट ना पूछकर इनडायरेक्टली कुछ पूछ ले। डेफिनेटली अगर आपको पोएम क्लियर होगी, अगर आपको आंसर्स लिखना आएंगे, तो आप फिर उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से आंसर कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिया है वो है, व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेड दैट नो मेन आर स्ट्रेंज। तो पोएट का मतलब क्या था जब उन्होंने कहा कि नो मेन आर स्ट्रेंज। तो पहली ही लाइन में ये कहा है पोएट ने, रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेंज। तो यहां पर उनका मतलब क्या है? अभी स्ट्रेंज का मतलब क्या है? स्ट्रेंजर, ऐसा कोई जिसको हम नहीं जानते। करेक्ट? तो यहां पोएट कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं ना दुनिया में, कोई भी स्ट्रेंजर नहीं है, सब एक जैसे हैं। कैसे? उनका मतलब क्या है भाई? यहाँ पर उनका मतलब ये है कि भाई एवरीबॉडी, लाइक एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ इज द सेम
the person breathes in the same way, the person uses the natural resources in the same way, the person works hard in the same way as we do. Every person is happy when there is peaceful time and every person is distressed when there is war. तो एवरीथिंग इज सेम ना. तो ये जो हम बोल रहे हैं ना कि फॉरेनर्स बोल देते हैं या हम बोल देते हैं ये पर्सन अलग है, वो गलत चीज है. तो बस आपको सिर्फ उतना आंसर करना है कि पोइट्स का इससे मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन डिफरेंट नहीं है, सब सेम है. कैसे सेम है वो बता दो बस. अब स्टार्ट मत कर देना. इन द पोएम नो मैन आर फॉरेन, द पोइट इज टॉकिंग अबाउट ये, फिर आप पूरा बता दो फ्रॉम एंड स्टार्टिंग का स्टैंजा टिल एंडिंग का स्टैंजा. नहीं, कोई मतलब ही नहीं है. ठीक है, चलो आंसर पढ़ते हैं. अब मैंने आपको ये लॉन्ग आंसर टाइप का दिया हुआ है, हम इसको शॉर्ट टाइप में भी पढ़ लेंगे कि अगर आपको लिखना हो, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स में थोड़ा ज्यादा दिक्कत जाता है, शॉर्ट में तो आपको एक दो लाइन में खत्म करना होता है, राइट. So the poet is making a heartfelt plea and is telling the readers that the whole world is a singular entity. पहली चीज जो है क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि पोएट जो है वो दिल से एक प्ली, एक रिक्वेस्ट या फिर हमको समझाना चाह रहे हैं कि जितना भी पूरी दुनिया है वो सब एक है. The poet wants to highlight that we have perceived differences between people belonging to different nations. भैया हमने खुद ऐसे differences दिमाग में बना के रख लिए हैं कि हर कोई एक दूसरे से different है. But we forget that behind different uniforms the body is the same. Different uniforms का मतलब, इस पे भी एक question आगे आ रहा है, ठीक है. Uniforms मतलब different clothing. तो सबके कपड़े अलग होते हैं, बट जो उसके पीछे या उस कपड़ों के अंदर जो बॉडी है वो तो सेम है ना. हर एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी सेम है. We all inhabit the same planet, we get the same sunlight, drink the same water and breathe the same air. हम सब लोग एक ही planet अर्थ पे रहते हैं. हम सबको सूरज की रोशनी, सनलाइट एक जैसी मिलती है. हम सब पीते क्या है? पानी पीते हैं, पानी सेम. हम सब उसे ही एयर में ब्रीथ करते हैं, which is again same. But we all are busy in treating everyone differently and treat them as our enemies. But हम लोग busy इस चीज में कि भैया नहीं, वो लोग अलग हैं, सब जितने भी दूसरे कंट्री के लोग हैं सब अलग हैं, और इसीलिए हम सबको enemies, दुश्मनों की तरह ट्रीट कर रहे हैं. The poet wants us to live in universal brotherhood. God has made us all similarly. We belong to different countries, speak different languages, but above all we are first human. तो इस लाइन से नो मैन आर स्ट्रेंज पोइट यही कह रहे हैं कि भगवान ने हम सबको एक जैसा ही बनाया है. हम सब भले अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, बट हम सबसे पहली बात क्या है कि हम सब ह्यूमंस हैं. द पोइट बाय यूजिंग द वर्ड्स नो वन इज स्ट्रेंज वांट्स टू टेल अस दैट टू बिलीव इन टुगेदरनेस एंड पीस. दैट्स इट. वो ये बोलना चाहते हैं कि भैया एकता जो है उसमें बिलीव करो, शांति बनाए रखो. यू शुड ऑलवेज काइंड ऑफ सपोर्ट एंड प्रमोट पीस rather than supporting and promoting wars. Clear? तो बस इतना ही है. अब आपको इसको शॉर्ट में आंसर करना हो तो क्या बोलोगे? You can say, सबसे पहली लाइन आप बोल सकते हो, the poet by using the words no man are strange wants to highlight that we should believe in togetherness and peacefulness. We all are the same. God has created everyone similarly. We use the same resources. We work hard in the similar way for our livelihood. And yeah, We might wear different clothes but the body is the same. अब इसके बाद आप ये लिख सकते हो, ये सारी चीजें लिखने के बाद you can be right. We are treating people differently but above all we are humans, and that's why the poet is making a heartfelt plea that we should not treat anybody as a stranger. ठीक है? And you can say unity, peacefulness, then togetherness, all these things are highlighted by the poet. तो आप ये सारे अच्छे अच्छे शब्द हैं आपके पास, आप इनको अच्छे से अरेंज करके एक छोटा आंसर भी बना सकते हो. क्लियर? ऑल राइट, ओके. चलो सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं. गिव 2 एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट द लाइन बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. अब देखो, आपको ये क्वेश्चन बुक से नहीं दिया है, ये क्वेश्चन आपको समझ से लिखना है आपकी, कि आप कोई 2 उदाहरण बताइए जहां आप ये प्रूव भी कर दो कि हाँ ये लाइन सही है. अब यहां आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है. नंबर 1, ये जो क्वेश्चन है यहां आप कोई 2 ही एग्जाम्पल्स दोगे, मतलब ओनली इज द वर्ड जो ध्यान में रखना है कि ओनली 2. अगर इधर पे 2 बोला है, आपके दिमाग में 10 एग्जाम्पल हैं, कोई मतलब नहीं है 10 लिखने का, 3 लिखने का, क्योंकि मार्क्स तो आपको 2 ही एग्जाम्पल्स पे मिलेंगे. अगर आप 2 वैलिड एग्जाम्पल्स दे देते हो, बेस्ट है. क्या बोला मैंने? वैलिड. ठीक है, इवन आई शुड से अप्रोप्रिएट. क्यों भाई? क्योंकि अगर आपने कुछ भी लिख दिया यहाँ पर जो ऑब्वियसली
एक एग्जाम के पर्पज से सही नहीं है, या फिर आपने क्या बोलूं मैं कि वो फॉर्मल नहीं है अगर, तो डेफिनेटली इट्स एन इशू। तो आपको कोई दो ऐसे एग्जांपल्स देने हैं जहां लिटरली लाइन प्रूव हो जाएगी कि हाँ सारी यूनिफॉर्म्स डिफरेंट हो भले बट बॉडी इज द सेम, ये बोलना चाह रहे हो। एंड ऑल्सो आपको सिर्फ दो एग्जाम्पल्स देने हैं। ऑल्सो एवरीथिंग शुड बी वैलिड। कैसे, चलो इधर पे बात करते हैं। देखो आप क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हो। सबसे पहला एग्जाम्पल तो आपको हर जगह यही मिलेगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के सोल्जर्स होते हैं उन सब की यूनिफॉर्म डिफरेंट होती है, बट या सब तो है ही ह्यूमन बींग्स, सब एक ही काम कर रहे हैं कि अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, जैसे हम बात करें स्कूल्स की, हर एक स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, राइट। तो कैसे पता चलता है ये इस स्कूल का, ये स्कूल का है स्टूडेंट, उसकी यूनिफॉर्म से पता कर सकते हो पहली बार में, है ना। तो ये जो डिफरेंट यूनिफॉर्म्स बनाई गई हैं डिफरेंट स्कूल्स में वो भी है, बट है क्या, सभी स्टूडेंट्स हैं, सभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सभी ह्यूमन बींग्स हैं। इसके अलावा आप बात कर सकते हो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की यूनिफॉर्म्स होती हैं वेल डिफाइंड, और वही चीज़ है कि सिर्फ यूनिफॉर्म है जिससे डिफरेंस पता चल जाता है कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये इस इंस्टीट्यूशन का है, बट अबव ऑल सब ह्यूमन बींग्स हैं। तो बस कोई भी दो एग्जाम्पल उठा के उसको यहाँ पे यूज कर लो। जैसे एक आंसर देखते हैं, The word uniform refers to the different clothing worn by people of different organizations, countries and places। तो आपने यहाँ पे सीधे पहले इन्फॉर्म कर दिया जो भी एग्जामिनर है उनको कि भैया हमें पता है कि यूनिफॉर्म का मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो क्लोथिंग है वो। There are many examples to support this। वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज्यादा जो उभर कर आता एग्जाम्पल वो है ऑफ सोल्जर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, कि भाई डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो सोल्जर्स हैं उनकी यूनिफॉर्म इज द प्रोमिनेंट एग्जाम्पल। सोल्जर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वेयर डिफरेंट यूनिफॉर्म्स बट दे ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड आर वर्किंग टू सेव देयर कंट्री। पहला एग्जाम्पल, जितने भी कंट्रीज के सोल्जर्स हैं सब भले ही अलग अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं, बट उनका अल्टीमेट मोटिव क्या है कि उनको अपने देश को की रक्षा करनी है। बट मेन चीज ये है कि कोई भी यूनिफॉर्म वो पहन ले, है तो सब क्या, ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट है द सेकेंड एग्जाम्पल टू डिस्क्राइब द वर्ड यूनिफॉर्म इज दैट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट स्कूल्स। सेकेंड एग्जाम्पल है जो बच्चे डिफरेंट स्कूल्स के हैं, आप चाहें तो चिल्ड्रन की जगह स्टूडेंट्स लिख सकते हो। द चिल्ड्रन अटेंड डिफरेंट स्कूल्स एंड वेयर डिफरेंट यूनिफॉर्म्स बट दे ऑल आर द सेम, दैट इज beneath every uniform lies the same ह्यूमन बॉडी। तो आपको यहाँ पर क्या देना था, दो एग्जाम्पल्स क्या आपने दे दिया, बिल्कुल आपने एक सोल्जर्स का एग्जाम्पल दिया, आपने दिया एक स्कूल जाते हुए बच्चों का। क्या आपने प्रूफ कर दिया कि भाई यूनिफॉर्म अलग है बट अबव ऑल क्या है, सब ह्यूमन बींग्स ही है, सेम बॉडी ब्रीथ कर रही है beneath these uniforms। ठीक है, तो इस तरीके से दो एग्जाम्पल है। अब इसको लॉन्ग आंसर में देना है तो यू कैन राइट इस तरीके से, ये तो लिखा आपने सोल्जर का, अब आप लिख सकते हो कि एवरी सोल्जर इज वेयरिंग अ डिफरेंट यूनिफॉर्म सो दैट दे कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द पीपल ऑन द अदर साइड, बट या अल्टीमेटली ऑल ऑफ देम आर वर्किंग टुवर्ड्स द सेम मोटिव, दैट इज सेविंग देयर कंट्री या टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री, एंड they all are the same, they all are the human beings, they all again आगे बोल सकते हो breathe like the other soldiers of other countries, then get the same sunlight, drink the same water। इस तरीके से आप सारी चीजें लिख सकते हो जो आपकी पोएम में दी हुई हैं। ठीक है, और वही आप स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी लिख सकते हो, ले देके आप इस लाइन को प्रूव कर देंगे। बट वही चीज है, ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करो, टू द पॉइंट बात करो। यूनिफॉर्म की बात बताई, बीनीथ ऑल ह्यूमन यूनिफॉर्म लाइज द सेम बॉडी, आपने दोनों एग्जाम्पल्स में प्रूव भी कर दिया। डन, ओके। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। गिव एन एग्जाम्पल टू प्रूव दैट यूनिफॉर्म ऑल्सो टॉक्स अबाउट द डिफरेंसेज एंड डिविजन्स मेड। इसी को आपको अलग तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आयरनी बताओ क्या छुपी हुई है वर्ड यूनिफॉर्म में। आपको जो पोएम में दिया हुआ है लाइन वो यही है कि यूनिफॉर्म्स अलग अलग हैं बट सेम भैया बॉडी है, ह्यूमन बींग्स हैं सब। बट क्या आप इस यूनिफॉर्म से ही जुड़ा हुआ एक अलग पहलू, एक अलग साइड जो है वो बता सकते हो? क्या आप ये प्रूफ कर सकते हो कि यूनिफॉर्म भी डिफरेंसेस और डिविजन्स की बात ही कर रहा है? देखो, अगर यूनिफॉर्म्स बनाई भी गई हैं, सेम कंट्री में भी बनाई गई हैं, तो वो इसीलिए बनाई है ना कि उनको डिफरेंस दिखाना है कि भैया ये स्कूल का है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का है, इसीलिए इस यूनिफॉर्म से पता चलता है। यानी ले दे के हम सबको अलग इसीलिए ऐसे ही बता रहे हैं कि सबकी यूनिफॉर्म्स हमने डिफाइन कर ली हैं। सो यहाँ पे भी हम डिफरेंस और डिवीजन की बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म्स डिफरेंट रखी इसीलिए है कि हम प्रूव कर सके कि सब एक दूसरे से अलग है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस आंसर की। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आई होप आपने अच्छे से इसका आंसर ट्राई किया होगा लिखने का। सो यूनिफॉर्म टॉक्स अबाउट अ ड्रेस, कॉस्ट्यूम और डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन कोड। यूनिफॉर्म बात किस चीज की करता है? कोई भी ड्रेस, कोई भी कॉस्ट्यूम जो एक डिफरेंट आइडेंटिटी बताएगा कि भैया अगर कोई यूनिफॉर्म पहनी तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है, विच इज सेम फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। एक सेम ग्रुप, एक सेम ऑर्गेनाइजेशन की जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, वो भी सेम होगी। यूनिफॉर्म्स आर मैंडेटरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो ड्यूरिंग वॉर इन ऑर्डर
order to differentiate between the identity of soldiers of different sides. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, हर जगह यूनिफॉर्म मैंडेटरी होती है टू काइंड ऑफ शो कि भैया ये ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन नहीं है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन है. ऑल्सो हर एक कंट्री के जो सोल्जर्स हैं वो भी डिफरेंट यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, क्योंकि इससे क्या समझ जाता है कि भैया ये दूसरी कंट्री के सोल्जर नहीं है. तो अगेन डिफरेंस को यहाँ पर ही इनिशिएट किया गया. Thus uniforms also have a flip side, that is it give rise to differences. अब यूनिफॉर्म्स हैं तो यहाँ पर इट गिव लिखा है, यूनिफॉर्म होगा तो इट गिव्स. ठीक है, सो दस यूनिफॉर्म्स का भी फ्लिप साइड है, बिकॉज यूनिफॉर्म्स क्या करते हैं, दे गिव राइज टू डिफरेंसेज. इससे भी एक डिफरेंस जो है उसको क्रिएट किया गया है. बिकॉज एवरी नेशन हैज अ यूनिफॉर्म, दिस प्रूव्स दैट वर्ल्ड इज डिवाइडेड एंड नॉट यूनाइटेड. दिस ब्रिंग्स आउट द आयरनी ऑफ यूनिफॉर्म. तो हर एक नेशन की अपनी यूनिफॉर्म है, सोल्जर्स की अगर हम बात कर लें, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी यूनिफॉर्म है अगर हम बात करें. इस तरीके से ऑलरेडी डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए गए हैं. तो क्या दिया है, डिवाइडेड है भैया वर्ल्ड, यूनिटी नहीं है. और इससे यूनिफॉर्म्स का एक आयरनी या फिर जो दूसरा साइड है वो देखने को मिलता है. तो क्या प्रूफ हो गया कि यूनिफॉर्म्स डिविजन्स डिफरेंसेस को क्रिएट करने में मदद कर रहे हैं. ये भी प्रूफ कर रहे हैं कि डिविजन्स और डिफरेंसेस हैं. यस, तो आपको बस ये प्रूफ करना था. डन. ओके, फोर्थ आते हैं. Why did poet use the word peaceful and peaceful harvest? पोइट ने अपनी पोम में पीसफुल हार्वेस्ट लिखा है, तो उन्होंने हार्वेस्ट के साथ पीसफुल का उपयोग क्यों किया? तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भैया जब बहुत ज़्यादा शांति होती है, पीस ही पीस होता है कहीं पे भी, किसी भी प्लेस पे, तो डेफिनेटली प्रॉपर हार्वेस्टिंग होगी, खेती होगी, फसल आएगी, प्रॉपर क्रॉप्स ग्रो होंगे, खाना आएगा, उसको सब लोग शांति से अपने घर में बैठ के इंजॉय करेंगे, रेलिश करेंगे, पीसफुली खाएंगे. बट वहीं अगर वॉर्स होंगे, वहीं अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन होगी, डिफिकल्ट सिचुएशन होगी, देन डेफिनेटली किसी को भी शांति तो होगी नहीं दिमाग में, राइट? तो कोई भी अच्छे से शांति से पीसफुली खाना नहीं खा पाएगा. नोबडी वुड बी एबल टू एंजॉय दैट. तो वही डिफरेंस क्रिएट किया कि भैया पीसफुल हार्वेस्ट क्या है, और विंटर्स के टाइम पे हम स्टार्व करते हैं, जैसे हम वॉर्स के टाइम पे स्टार्व करते हैं, वो सारी चीज़ें कंपेयर की गई हैं. ठीक है, चलो एक आंसर पढ़ लेते हैं क्यों यूज़ किया है पीसफुल वर्ड. Peaceful harvest tells us about the large quantity of crops that are grown during the times of पीस. जब बहुत शांति होती है, एवरीथिंग इज ऑल कूल इन द कंट्री या जो भी प्लेस है, डेफिनेटली सब अपने अपने काम में लगे रहेंगे, सब अपना बेस्ट देंगे, खुशी खुशी से क्रॉप्स वगैरह ग्रो करेंगे एंड स्टफ. तो एक अलग ही लार्ज क्वांटिटी में ग्रोथ होती है क्रॉप्स की. तो वो कहला रहा है क्या कि टाइम ऑफ पीस है, पीसफुल टाइम है, इसीलिए बोला है पीसफुल हार्वेस्ट. द पोएट हैज यूज्ड द वर्ड पीसफुल एज दे कैन बी नर्चर्ड ओनली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पीस. क्योंकि प्रॉपरली जो क्रॉप्स है उनको ग्रोथ अगर मिल सकती है, प्रॉपरली ध्यान रखा जा सकता है उनका बिना टेंशन वाले माइंड के साथ, तो वो सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब पीस होगा कंट्री में. द पीसफुल हार्वेस्ट सिंबलाइजेस हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी. एक शॉर्ट टाइप का आंसर हो गया कि पीसफुल हार्वेस्ट का मतलब ही होता है खुशियां और प्रॉस्पेरिटी. ठीक है, एंड अगर पीस नहीं होगा, वॉर का टाइम होगा, कोई भी अपने प्रॉपर सेंस ऑफ माइंड में नहीं होगा, स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होगा, एंड उस पीस की वजह से, लाइक लैक ऑफ पीस की वजह से प्रॉपर हार्वेस्टिंग नहीं हो पाएगी. डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव सम एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम टू शो ऑल आर सेम. अब यहाँ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके पास. पूरी पोएम में 3 से 4 स्टैंजास में यही बात की जा रही है कि कैसे हम सब सेम हैं, हम किसी भी कंट्री को बिलोंग करें, हम सब हैं क्या, एक जैसे हैं. कैसे प्रूव किया गया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके. अब आप कितने एग्जाम्पल्स लिखोगे, लिखा है ना सम, यानी वेल डिफाइंड नहीं है कि आपको इतने ही एग्जाम्पल्स देने हैं. इसका मतलब ये नहीं कि आप जितना चाहो लिखता जाओ, बस 3-4 पेज पे लिखे जा रहे हो, नहीं. आपको सिर्फ वर्ड लिमिट देखनी है कितना दिया है, और उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. ठीक है, अभी तो मैं मेजॉरिटी एग्जांपल्स को इंक्लूड करूंगी आंसर में. अगर शॉर्ट आंसर आता है तो आप कोई 3-4 जो आपको अच्छे लग रहे हैं, बस वो एग्जांपल्स ध्यान में रख के लिख सकते हो. ठीक है, चलो आंसर पढ़ते हैं. द पोएट इन द पोएम नो मैन आर फॉरेन tells the readers that every person that is living in different countries is essentially the same. तो पोइट नो मैन आर फॉरेन में यही बोल रहे हैं कि कोई भी पर्सन हो जो अलग अलग देश में रहता है, अलग अलग कंट्री में रहता है, वो लास्ट बिल्कुल एट दी एंड अगर हम देखें फाइनल यही है कि सब लोग क्या हैं, सेम है. द पोइट टेल्स दैट एवरी सिंगल बॉडी दैट ब्रीथ्स एंड फंक्शंस बीनीथ डिफरेंट यूनिफॉर्म्स इज द सेम एज आवर्स. कोई भी किसी ने यूनिफॉर्म पहनी हो बट उस यूनिफॉर्म के पीछे जो बॉडी है वो ह्यूमन बॉडी है, तो वो तो सेम ही है, राइट? तो सब लोग क्या हैं, ह्यूमन बींग्स हैं. ईच वन ऑफ अस इक्वली नीड्स द सन, एयर एंड वाटर. हम सबको सनलाइट, वाटर, एयर की जरूरत है. हम सब वही सनलाइट, एयर, वाटर यूज करते हैं जो शायद कोई दूसरे कंट्री के लोग कर रहे होंगे. एवरी ह्यूमन यूजेस देयर हैंड्स इन द सेम वे वी डू फॉर द सिमिलर पर्पस ऑफ टॉयलिंग फॉर लाइवलीहुड. जिस तरीके से हम लोग मेहनत करते हैं अपने बेसिक नीड्स के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उसी तरीके से जो दूसरे लोग हैं कंट्री के, दूसरे नहीं बोलना चाहिए, इनफैक्ट कहना चाहिए कि जो बाकी हमारे जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो भी उसी तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हैं टू गेट दैट बेसिक मनी या रिक्वायरमेंट्स फॉर द लाइवलीहुड.
Their eyes also open in the similar way as ours while waking up and closes while we sleep. तो जैसे हमारी आंखें हम खोलते हैं जब हम उठते हैं, तो जब हम सोते हैं हमारी आईज क्लोज होती हैं, वैसे ही उन लोगों की भी होती है. Love wins us all and we all recognize its power. Everybody, अगर किसी को भी किसी का दिल जीतना है, एंड इफ यू विल शो हेट्रेड, विल यू बी एबल टू विन द हार्ट ऑफ द पर्सन? नो, यू कैन ओनली विन अ हार्ट ऑफ अ पर्सन बाय लव. और वही चीज सबके साथ है भैया. एवरीबडी इज द सेम इन दिस एस्पेक्ट. ड्यूरिंग पीसफुल टाइम्स वी ऑल फ्लरिश एंड ड्यूरिंग वॉर्स वी ऑल सफर. जब भी शांति होती है, पीस होता है, एवरीबडी फ्लरिशेस, सब ग्रो कर रहे होते हैं, सब खुश रहते हैं. बट जब भी वॉर्स होता है, जब भी युद्ध होते हैं, सब लोग सफर करते हैं. Therefore we all like peace and happiness. Therefore essentially we all are the same. और इसीलिए जब हम सबको ही सेम चीज़ें चाहिए, सेम चीज़ें पसंद है, सेम चीज़ें हम करते हैं, सेम हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो सब कुछ तो सेम हुआ. तो ये एग्जाम्पल्स प्रूव करते हैं कि हम सब लोग हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को सपोर्ट करते हैं. हम सबको पीस चाहिए अपनी लाइफ में. ऑल्सो इसीलिए प्रूव होता है कि वी ऑल आर एसेंशियली द सेम. तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. जस्ट यूज द वंस जो आपको क्लियर अच्छे लग रहे हैं. एंड ऑल्सो कितना वर्ड लिमिट है उस हिसाब से आप अपना आंसर लिखोगे. डन? ओके, चलो नेक्स्ट है हु टेल्स अस टू हेट आवर ब्रदर्स. अब यहाँ आपको बहुत सेफ प्ले करना पड़ेगा. यू कांट डायरेक्टली मेंशन कि भैया सो एंड सो पीपल टेल अस, सो एंड सो प्रोफेशन के पीपल टेल अस टू हेट अदर्स. नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते. ठीक है, आप यहाँ पर कुछ शब्द यूज कर सकते हो, एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हो फॉर द पीपल, नॉट द डायरेक्ट प्रोफेशन. क्लियर? सो कौन है जो हमको बोलते हैं कि यू शुड हेट आर लाइक योर ब्रदर्स? ब्रदर्स इन द सेंस द पीपल हु आर लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है. नाउ देयर आर पीपल जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं. दे हैव देयर ओन रीजंस, अपने बेनिफिट्स, अपने एडवांटेजेस. इसीलिए वो सबके दिमाग में जो इनोसेंट कॉमन पीपल हैं, कॉमन मैन है, उनके दिमाग में डाल देते हैं कि द अदर पीपल आर नॉट गुड, या फिर वो दूसरे देश के हैं, स्टफ लाइक दैट. इसीलिए वो जो दिमाग में भर देते हैं सेल्फिश लोग ये सब चीज़ें, उसकी वजह से सब लोग एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं दैट इज ऑफ हेट्रेड. और उस वजह से क्या होता है, फिर वॉर्स होते हैं, फिर ऑब्वियसली सभी सफ़र करते हैं. हम खुद अपने प्लैनेट अर्थ को, मदर अर्थ को, नेचर को पॉल्यूट कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें पोम में बताई हैं. चलो अब डायरेक्टली आंसर करेंगे बस कि भैया कौन बोलता है टू हेट आवर ब्रदर्स. इफ इट इज जस्ट लाइक एक दो लाइन का आंसर, गो विद इट. इफ इट इज थोड़ा लॉन्ग आंसर, तो आप यहाँ से सॉर्ट ऑफ एक सैम्पल मिल जाएगा आपको, तो आप इस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो. तो क्या है आंसर? समटाइम्स सम सेल्फ सर्विंग पीपल. सेल्फ सर्विंग का मतलब होता है सेल्फिश. ठीक है, जो सिर्फ अपना सोचते हैं. तो आप यहाँ पे सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, आप सेल्फ सर्विंग कुछ भी यूज कर सकते हो. ठीक है, यू हैव सो मेनी सिनोनिम्स, जस्ट सर्च देम. सो समटाइम्स सम सेल्फ सर्विंग पीपल इंस्टिगेट या प्रोवोक, आपको जो वर्ड यूज करना हो, द इनोसेंट पीपल टू हार्म अदर्स. तो कुछ सेल्फिश लोग हैं जो नॉर्मल इनोसेंट लोग होते हैं, उनको प्रोवोक करते हैं, उनको इंस्टिगेट करते हैं ताकि भैया वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएं. दे प्रोवोक पीपल टू स्प्रेड नेगेटिविटी एंड वॉर्स फॉर देयर ओन बेनिफिट. अपने खुद के फायदे के लिए वो लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और प्रोवोक करते हैं, उत्तेजित करते हैं, उकसाते हैं कि वो हेट्रेड, वॉर्स, इन सबको स्प्रेड करें, एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी स्प्रेड करें. कॉमन मैन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर ट्रिक्स एंड दे स्टार्ट हिटिंग देयर फेलो ह्यूमन बींग्स. अब जो आम जनता होती है वो तो वही करती है भैया, उनको ऐसी लगता है कि अगर कोई बोल रहा है कि हाँ ऐसा है तो हम मान लेते हैं ऐसा है. अगर हमें कुछ न्यूज़ में दिख जाता है और हमको लगता है कि हाँ न्यूज़ में दिखाया तो सही होगा, हम कभी भी ऐसे नहीं सोचते कि क्या पता ये गलत हो. करेक्ट? तो वही है, कॉमन मैन को समझ आता नहीं है. They are very innocent to understand the tricks of selfish people, और वही वो फॉलो करेंगे and they will spread the same things. They get indulged in riots, दंगे फसाद, इन सब में वो इंडल्ज हो जाते हैं. The poet has advised that no one should listen to such selfish people's advice, और पोइट ने हमको ये भी एडवाइस दिया है कि हमको ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए. The poem has showed that there is no difference between us and people of different countries. The people of the entire world are the same. तो आपको चाहिए तो इतना नहीं भी लिखोगे ना कि पोइट ने क्या एडवाइस किया और सब कुछ सेम है तो भी चलेगा, क्योंकि आपको टू द पॉइंट लिखना है. सो अगर आपसे पूछा जाता है कौन, तो सीधे लिखो कुछ सेल्फ सर्विंग पीपल हैं जिनको खुद के बेनिफिट्स के लिए क्या चाहिए होता है कि वो कॉमन मैन के दिमाग में डाल देते हैं, इनोसेंट पीपल के दिमाग में डाल देते हैं कि दी अदर पीपल आर नॉट गुड या फिर दे आर स्ट्रेंजर्स. एंड बीइंग अ कॉमन पर्सन, बीइंग एन इनोसेंट पर्सन, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स ऑफ दीज पीपल. दे फॉलो देम एंड गेट इंडल्ज्ड इन वॉर्स, नेगेटिविटी, रायट्स एक्सेट्रा. सो वी शुड नॉट डू दैट. इतना करके एंड कर सकते हो. डन? ओके. सेवेंथ है व्हाट हैपन्स व्हेन वी हेट आवर ब्रदर्स. अब पोएम में दिया हुआ है कि जब हम अपने भाई बंधुओं को हेट करते हैं, व्हेन वी हेट ब्रदर्स, आवर ब्रदर्स, देन हम क्या कर रहे हैं, लाइक अल्टीमेटली व्हाट इज द रिजल्ट. हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, हम खुद ही को हार्म कर रहे हैं, हम खुद ही को हेट कर रहे हैं. यही बोला है, राइट? चलो अब इसी पे आंसर लिखते हैं. सो हेटिंग आवर ब्रदर्स वुड मीन हेटिंग आवरसेल्व्स. हेटिंग आवर ब्रदर्स, अपने भाई बंधुओं को हेट करना मतलब खुद को हेट करना.
When we start indulging in such negativity, we actually harm ourselves. अब जब हम किसी नेगेटिविटी में इंडल्ज हो जाते हैं तो हमारे आसपास सिर्फ नेगेटिविटी होती है, हमारे दिमाग में नेगेटिविटी होती है, तो हम पूरी तरीके से खुद ही का नुकसान कर रहे होते हैं। एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरे तरीके से व्हेन वी हेट आवर ब्रदर्स वी रॉब, चीट एंड कंडेम आवर ओन सेल्व्स। ये तो लाइन नहीं दी हुई है पोएम में कि जब हम अपने ब्रदर्स को हेट करते हैं तो हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, अपने आप को ही एक तरीके से हेटरेट से पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं। We do not realize that in spreading hatred for our brothers, we are actually harming ourselves। और हम रियलाइज ही नहीं करते। चाहो तो ये वाली लाइन नहीं भी लिखो तो एक ही बात है, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर आप बता चुके हो। तो अगर लॉन्ग आंसर है तो लिख देना, नहीं तो शॉर्ट आंसर में मत लिखो। We deprive ourselves of the love of our brothers and condemnation for such depravity। तो हम खुद यही कर रहे हैं कि हम लोग अपने आप को डिप्राइव्ड रख रहे हैं, अपने आप को वंचित रख रहे हैं फ्रॉम द लव ऑफ द ब्रदर्स, लाइक जो हमारे दूसरे भाई बंधु हैं। एंड इस तरीके से हम खुद के लिए ही क्या कर रहे हैं, एक हार्मफुल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। सो येस, इफ वी हेट आवर ब्रदर्स वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स, या फिर वी आर हेटिंग आवर ओन सेल्व्स। क्लियर? ओके। एट्थ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट। तो यहाँ पे बोला गया है जब हम वेपन्स वगैरह, गन्स, एटम बॉम्ब्स, इन सबको यूज करते हैं टू ऑब्वियसली क्रिएट दैट वॉर का सिचुएशन, तो हम जो है खुद अपनी प्लैनेट अर्थ, अपनी मदर अर्थ, नेचर सबको पॉल्यूट कर रहे हैं। एंड व्हेन वी पॉल्यूट आवर एनवायरनमेंट, हम खुद के लिए ही क्या कर रहे हैं भाई, हार्मफुल इफेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। सो इसका जो आंसर है वो क्या होने वाला है, जैसे एक्सप्लेन कर दो हेल्स ऑफ फायर और डस्ट का मतलब क्या है। So health of fire and dust stands for the devastation that is created and caused by the use of weapons and ammunition during wars। तो wars के टाइम पे जो हम weapons, हम जो भी आर्म्स वगैरह इन सबको यूज़ कर रहे हैं, ammunitions को यूज़ कर रहे हैं, इसकी वजह से जो कुछ भी devastation होता है, जो कुछ भी बोल सकते हैं सब क्या बोलते हैं, डैमेज कॉज होता है, everything is shown or illustrated by hells of fire and dust। The dust and smoke that is created by these arms lead to pollution and this indeed pollutes the air we breathe। हम खुद ही अपनी एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, जिसमें हम खुद सांस ले रहे हैं। सो ये सारा जो वेपन्स का कंडीशन है, जो फायर, जो स्मोक वगैरह एमिट होता है, उससे क्या कर रहे हैं, हम पॉल्यूट कर रहे हैं। दिस ऑल्सो इंडिकेट्स द हेट एंड डिस्ट्रक्शन कॉज बाय इट। ऑल्सो ये हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट ये भी बता रहे हैं कि जो हेट, जो डिस्ट्रक्शन उसके वजह से हो रहा है, दैट इज ऑल्सो व्हाट, समथिंग विच इज पॉल्यूटिंग आवर माइंड, आवर लाइफ। तो यस, हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट का बेसिक मीनिंग तो यही है कि जो भी हम वेपन्स यूज कर रहे हैं उसकी वजह से जो स्मोक है, जो बॉडीज को हम किल करेंगे, वो जो फायर होगा क्रिएट, ये सब चीजें हैं। ऑल्सो इसको आप हेट और डिस्ट्रक्शन से लिंक कर सकते हो। डन? ओके। नेक्स्ट है व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू टेल बाय सेइंग इनोसेंस ऑफ एयर। तो पोएट ने जो इनोसेंस ऑफ एयर यूज किया है पोएम में, उससे वो क्या बताना चाह रहे हैं, लाइक एयर इनोसेंट है, इसका मतलब क्या है। सो लेट्स रीड द मीनिंग। एक तो डायरेक्ट मीनिंग पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे कि इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है, लाइक और किसकी इनोसेंस के साथ इसको लिंक किया गया। So the answer to this question would be innocence of air talks about freshness and purity of air। तो देखो, तो God has provided us with the air जिसे हम ब्रीथ करते हैं, और वो एयर बहुत ज़्यादा फ्रेश है, प्योर है, कुछ भी पोल्यूशन नहीं है, कोई भी स्मोक ऑफ द वेपन्स कुछ भी नहीं है ना। सो इट इज़ ऑल फ्रेश एंड प्योर, और इसीलिए उसको इनोसेंस कहा है। वी आर ब्लेस्ड विद द प्योर एयर बाय द नेचर एंड डेफिनेटली नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस विद द प्योर air। This also indicates the innocence of the human mind। Also this is talking about what, एक indirect comparison हम कर सकते हैं कि कैसे human mind जो होता है वो भी बड़ा इनोसेंट होता है। जैसे अभी एक छोटे से बच्चे को नहीं पता होता है वॉर्स के बारे में या फिर स्ट्रेंजर वर्ड के बारे में एंड स्टफ लाइक दैट, बट धीरे धीरे वो दिमाग में डाला जाता है। करेक्ट? सो वही चीज़ है कि ह्यूमन माइंड की इनोसेंस की भी बात की जा रही है। दिस प्योरिटी एंड इनोसेंस इज डिस्ट्रॉयड बाय द वॉर्स, हेट्रेड एंड स्मोक रिलीज फ्रॉम द फायर ऑफ आर्म्स। तो जो भी वेपन्स हैं उससे जो भी एक स्मोक और फायर ये सब जो रिलीज होता है, उसकी वजह से प्योरिटी, इनोसेंस ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है। ऑल्सो द डस्ट विच फिल्स द एयर ड्यूरिंग द वॉर इज सो डर्टी दैट इट पॉल्यूट्स एंड आउटरेजेस द प्योरिटी ऑफ द एयर। और जो डस्ट वगैरह फिल हो जाती है हवा में, वो भी इस इनोसेंस, इस प्योरिटी को क्या कर रहा है, आउटरीच कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। सो ले देखिए इनोसेंस क्या है, वो प्योरिटी और फ्रेशनेस ऑफ एयर। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है व्हाट मैसेज द पोएट कन्वेज इन द पोएम नो मैन आर फॉरेन। अब आपको यहाँ मैसेज कन्वे करना है, तो डेफिनेटली ये एक तरीके का क्वेश्चन है जो डायरेक्टली नहीं आता है टू बी ऑनेस्ट, बट येस इस क्वेश्चन के आंसर को लिखते वक्त आपको क्लियर हो जाता है आपको पोएम क्लियर हुई है या नहीं। एंड इफ यू आर एबल टू राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन देन फॉर श्योर आपको क्लियर हो गया है दैट हाउ आर यू गोइंग टू प्रेजेंट ऑल अदर आंसर्स। ठीक है?
सो पोएट जो आंसर या मैसेज जो भी आपको इंडिकेट करना चाह रहे हैं पोएम में, वही हमको इस आंसर में बताना है. सो इन द पोएम नो मैन आर फॉरेन, द पोएट जेम्स कर्कहॉप गिव्स वेरियस एग्जांपल्स टू प्रूव दैट नो मैन आर फॉरेन. तो इस पोएम में पोएट ने प्रूफ भी किया है कि वो बहुत सारे एग्जांपल्स देते हैं और हमको समझा रहे हैं कि भाई कोई भी अलग नहीं है, सब एक जैसे हैं. द टाइटल ऑफ द पोएम कंपेल्स द रीडर टू पॉन्डर ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल लिविंग इन अदर कंट्रीज एज फॉरेनर्स एंड स्ट्रेंजर्स. तो पोएम जो है उसका टाइटल नो मैन आर फॉरेन, ये हमको कंपेल कर रहा है, हमको समझा रहा है कि कैसे हमको सोचना चाहिए. वी शुड थिंक अबाउट, वी शुड पॉन्डर ऑन व्हाट, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं व्हेन पीपल कंसिडर अस आल्सो एज फॉरेनर्स एंड स्ट्रेंजर्स, एंड हम भी वही चीज कर रहे हैं. The poem helps us to think and understand that all human beings are identical. यहाँ पर पोएट हमको एक तरीके से इस चीज पे मजबूर कर रहे हैं सोचने के लिए कि कैसे सब लोग सेम हैं, कैसे सारे ह्यूमन बींग्स सेम हैं. ऑल लिव ऑन द सेम अर्थ, सब उसी ही प्लैनेट पे रह रहे हैं, प्लैनेट अर्थ पे. इंजॉय एयर सन एंड वाटर, उसी तरीके से सब एयर सन वाटर को एंजॉय करें जैसे हम करते हैं. लव पीस एंड आर अगेंस्ट द वॉर्स, हम सबको शांति चाहिए और हम हमेशा युद्ध के अगेंस्ट हैं. वी ऑल लव पीस इन आवर लाइव्स एंड वी ऑलवेज वांट कि कभी वॉर्स ना हो. वी ऑल वर्क हार्ड इन अ सिमिलर मैनर टू अर्न द लाइवलीहुड, हम सब उसी तरीके से मेहनत करें जैसे कि बाकी लोग करते हैं टू अर्न देयर लाइवलीहुड. व्हेन वी एलिनेट आवर ब्रदर्स we equally damage our peace and happiness. तो जब हम एक तरीके से एलियन की तरह या एक तरीके से अलग कर देते हैं, स्ट्रेंजर्स की तरह एलिनेट करते हैं लोगों को, हम अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं by damaging our own peace and happiness. By indulging in wars, we are polluting our mother earth. We are creating situations filled with distress and hatred. और हम जब wars में indulge हो रहे हैं तो उससे हम अपने mother earth को pollute कर रहे हैं and हम ऐसी situations create कर रहे हैं जो दुख, distress और hatred से भरी हुई है. So we are creating हमारे लिए ही खुद के लिए प्रॉब्लम्स, वी आर काइंड ऑफ डिगिंग डिच खुद के लिए एंड इस तरीके से व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, that is a period of hatred, the period of distress, the period of sadness and stuff, वो सारी चीज़ें हम खुद ही क्रिएट करते हैं. तो बेटर क्या होगा कि वॉर्स वगैरह में हम इंडल्ज ना हो. ठीक है. Thus the poem is revolving around the brotherhood of all humankind. इसलिए पूरी जो पोम है वो ब्रदरहुड और एकता, भाईचारा, इन सब चीज़ों के बारे में बता रही है. The boundaries and differences are human made. जो भी एक बाउंड्री खड़ी कर दी जाती है कि ये अलग है, ये अलग है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो डिफ्रेंसिएशन क्रिएट किए जाते हैं, वो सब हम खुद ही करते हैं. Throughout the poem, James Kirkup tries to show the similarities between all humans. पूरी पोम में जेम्स कर्कप एक ही कोशिश कर रहे हैं कि वो हम सब में जो सेम चीज़ें हैं, जो सिमिलैरिटीज हैं, वो शो कर रहे हैं कि भैया जब हम हैं ही सेम तो हम लड़ क्यों रहे हैं. वी आर रिक्वेस्ट यू टू ड्रॉप द वेपन्स एंड ट्रीट एवरीवन इक्वली. हम सबको यही एक तरीके से पोएम रिक्वेस्ट कर रही है कि हम लोगों को वेपन्स, वॉर्स, इन सब चीज़ों को ड्रॉप कर देना चाहिए एंड वी शुड स्टार्ट लिविंग विथ ईच अदर लविंगली. हमें एक यूनिटी जो है वो हमें डेवलप करनी चाहिए. वी शुड ट्राई टू क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ पीस एंड यूनिफॉर्मिटी एंड वी आर द वंस जिसको ये पूरी जो वर्ल्ड है उसको इस तरीके से क्रिएट करना चाहिए. वी आर द वन जो चेंज कर सकता है पूरा इन्वायरमेंट, जहाँ सिर्फ पीस होगा, जहाँ सिर्फ यूनिफॉर्मिटी होगी, जहाँ सिर्फ यूनिटी होगी. क्लियर. तो इस तरीके से ये है द मैसेज ऑफ द पोएम. आपके पास बहुत सारी ऐसी लाइन्स आ गई हैं इस आंसर में जो आप बाकी क्वेश्चंस में भी लिख सकते हो. ठीक है. ऑल राइट. अब आते हैं 11th क्वेश्चन पे. जस्टिफाई दैट नेचर डजंट डिफरेंशिएट बिटवीन मैन ऑफ डिफरेंट लैंड्स एंड रेसेस. हमको बस ये प्रूव करना है कि नेचर कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करता है. वो कोई भी कंट्री के कोई भी लोग हों, किसी में भी जो नेचर है, जो पर्यावरण है, उसने कभी भी डिफरेंस नहीं दिखाया. डेफिनेटली हम सबको सेम सनलाइट मिलती है. ऐसा तो है नहीं कि किसी देश में अलग टाइप की सनलाइट जाती है और हमारे अलग टाइप की आती है. नहीं, हर किसी को सेम सनलाइट मिल रही है. हर किसी को एयर मिलती है ब्रीथ करने के लिए. एवरीबडी गेट्स वाटर टू ड्रिंक, है ना. उसके अलावा हम कह सकते हैं कि सभी लोगों के जो बॉडी फीचर्स हैं वो एक जैसे हैं. सभी की आंखें हैं, ईयर्स हैं, नोज है, हाथ हैं, हाथों पे लाइंस हैं, एवरीथिंग. सब लोगों को काम करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए. सभी की काम कर करके वही हाथों में दिखता है, लाइक दी हार्डवर्क. और भी सारी चीज़ें जो भी पोम में मेंशन की, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे ताकि हमको क्लियर हो कि भैया सेम ही है. लाइक जो प्लैनेट है, जो लैंड है जिस पे हम रह रहे हैं, जिस पे क्रॉप्स ग्रो होते हैं, वो सेम है हर जगह. करेक्ट. तो यही चीज़ है जो आपको यहाँ पे बताना है एज एन एग्जाम्पल्स, और फिर उसके बाद आप प्रूव कर दोगे कि हाँ, नेचर नेवर डिफरेंशिएट्स. क्लियर. ओके. सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यही ऐसी ही एग्जाम्पल्स को यूज करते हुए लिखना है. जैसे नेचर नेवर डिफरेंशिएट्स बिटवीन मेन एंड वुमेन. पर्यावरण कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करता है. द नेचर हैज प्रोवाइडेड एवरी पर्सन विद द सेम
रिसोर्सेज, हम सबको सेम ही रिसोर्सेज मिले हैं। कैसे प्रूव करते हैं? द सन गिव्स इट्स हीट एंड एनर्जी टू ऑल, ठीक है, वही सनलाइट सबको मिलता है, वही सन की हीट एंड एनर्जी एवरीबडी गेट्स। नेचर हैज प्रोवाइडेड ऑल ऑफ अस विद द एयर एंड वाटर टू सर्वाइव, हम सबको एयर और वाटर मिला हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि किसी जगह पे एयर है ही नहीं, किसी जगह पे वाटर मिलता ही नहीं है, लाइक नेचर के द्वारा एवरीबडी गेट्स। We all have been provided with the same resources and no one is deprived of it, हम सबको सेम रिसोर्सेज मिले हैं एंड हम में से कोई भी नहीं है जिसको उससे वंचित या डिप्राइव्ड रखा गया है। Thus nature has not created any differences and has made us all the same, it's we who have created the concept of differences। तो हम हैं जिसने डिफरेंसेस क्रिएट किए, कभी नेचर ने नहीं। और क्योंकि यहाँ सिर्फ नेचर की बात की है तो उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स दोगे, अगर गॉड के बारे में बोला होगा तो फिर सब कुछ एग्जाम्पल देना, और अगर जनरली कुछ भी है तो फिर जितने भी बुक में एग्जाम्पल्स है सब दे सकते हो। तो आपको बस ये देखना है कि पूछा क्या है क्वेश्चन में, उसी से रिलेटेड रेलेवेंट एग्जांपल्स देना, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट है व्हाई डज द पोएट सजेस्ट दैट वन शुड नॉट गो टू वॉर। पोएट ने ऐसा क्यों बोला है कि आपको वॉर्स में इंडल्ज नहीं होना चाहिए? ऑब्वियसली क्योंकि वो ये समझा रहे हैं कि अगर आप वॉर्स वगैरह में इंडल्ज होगे तो आप खुद ही को हार्म करोगे, आप खुद ही जो पीस है उसको ब्रेक करोगे, आप खुद ही नेगेटिविटी स्प्रेड करोगे, तो इट इज यू हु विल ऑल्सो काइंड ऑफ बीट्रे योर सेल्फ एंड स्प्रेड द हेट्रेड, और पीसफुल जो एक एनवायरमेंट है वो अपना खुद का भी आप हार्म करोगे। सो इसीलिए हमको मना किया गया है। साथ ही साथ हम अपनी ही नेचर, अपनी ही जो एनवायरमेंट है उसको पोल्यूट कर रहे हैं। सो डेफिनेटली वी आर कॉजिंग we are kind of creating the destruction, devastation, the hatred, the pollution, etc etc। इसीलिए अच्छा होगा कि हम वॉर्स वगैरह में इंडल्ज ही ना हो, ठीक है। सो आंसर लिखते हैं इसका, द पोएट टेल्स एवरीवन टू लिव इन पीस as peace brings progress। तो पोइट सबको बोलते हैं कि हम सबको शांति से रहना चाहिए, as क्योंकि शांति और पीस जो है वो हमेशा एक प्रोग्रेस की तरफ हमको लेके जाता है। सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, जितना ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट रहेगा उतना ज़्यादा सक्सेस, उतनी ही ज़्यादा हैप्पीनेस, उतनी ही ज़्यादा प्रोग्रेस जो है वो स्प्रेड होगी वर्ल्ड वाइड। He advises us to remove and delete the system of wars as wars bring death, negativity, hatred, poverty and starvation। Also हमको वो एडवाइस करते हैं पोएट कि हम सबको जो सिस्टम ऑफ वॉर है वो बिल्कुल डिलीट ही कर देना चाहिए। लाइक उन्होंने डिलीट वर्ड यूज़ नहीं किया है, बट वो चाहा तो यही रहना कि हमें ये सिस्टम जो है या जो वॉर्स हैं इन सबको कभी ध्यान ही नहीं देना चाहिए। वी शुड नॉट काइंड ऑफ पे अटेंशन टू इट। सो ही एडवाइजेज us to remove, delete the system of war as wars bring death, negativity, hatred, poverty and starvation। क्योंकि वॉर्स की वजह से हमेशा नेगेटिविटी, हेट्रेड, डेथ है ना, उसके अलावा पॉल्यूशन, उसके अलावा स्टारवेशन, ये सब कुछ, पॉवर्टी, ये सब कुछ क्रिएट होता है। तो इतने कुछ नुकसान है, उसका कुछ भी फायदा नहीं है वॉर का, तो क्यों करना है। द वॉर्स डिफाइल द अर्थ एंड पॉल्यूट द एयर वी ऑल ब्रीथ। ऑल्सो ये इम्प्योर बना रहा है, डर्टी बना रहा है हमारे प्लैनेट अर्थ को, हमारी जो एयर है जो हम ब्रीथ करते हैं जिसमें, उसको खुद हम इम्प्योर बना रहे हैं। देयरफॉर द पोएट हैज सजेस्टेड एंड एडवोकेटेड दैट वी शुड नॉट गो टू वॉर्स। तो उन्होंने खुद एडवोकेट भी किया है, उन्होंने इस पूरा जो सिस्टम है वॉर का उसके ऑपोजिशन में बोला भी है, एंड ऑल्सो वो सजेस्ट भी कर रहे हैं, हमको एडवाइस भी दे रहे हैं कि प्लीज डू नॉट गो टू वॉर्स। क्यों? क्योंकि इतने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसके। क्लियर? ओके। Next is the 13th question. Why is the word remember repeated so many times in the poem? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो remember word है वो पोम में इतनी बार इस्तेमाल क्यों किया, लाइक इतना रेपिटेटिवली क्यों यूज किया? बिकॉज कुछ ना कुछ जब पोम में रिपीट होता है वो इसीलिए होता है ताकि वो एक बात पे स्ट्रेस जो रख रहे हैं ना ऑथर या पोएट, उस पर हमारा ध्यान जाए। क्योंकि एक बार लाइन में आएगा तो इतना ध्यान नहीं जाएगा, जितनी बार 5-6 बार वो वर्ड रिपीट होता है इसका मतलब वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उस पर पोएट या ऑथर स्ट्रेस डालना चाहते हैं। सो वर्ड रिमेंबर क्यों रिपीट किया है? ताकि हम याद रखें, एंड वी शुड नेवर फॉरगेट कि भैया पोएट क्या बताना चाह रहे हैं पोएम में। सो द पोएट हैज रिपीटेड द वर्ड रिमेंबर मेनी टाइम्स इन द पोएम as he wants us to keep this message every time in our minds and not to forget that we all are same। नो मैन आर फॉरेन टाइटल है, ठीक है। तो पोएट ने बार बार इस वर्ड को रिपीट इसलिए किया बिकॉज वो उस पर स्ट्रेस डालना चाहते हैं, बिकॉज वो हमको कंपेल भी करना चाहते हैं, हमको एक तरीके से बहुत स्ट्रांगली ये टॉपिक हमारे दिमाग में डालना चाहते हैं कि हम हमेशा याद रखें कि हम सब सेम हैं। He wants to emphasize that all human beings are same in nature and phases of human life। हर एक पर्सपेक्टिव से देख लो, नेचर ने हमको जो प्रोवाइड किया है वो सब सेम है। जिस तरीके से हमारा रूटीन रहता है, हम सब उठते हैं सुबह, ब्रेकफास्ट करते हैं,
हम जो भी जॉब वॉब करते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर उसके बाद हम लंच करते हैं, फिर हमारा जो रूटीन रहता है जो भी डिफरेंट देन उसके बाद हम सब रात को सो जाते हैं, फिर उठते हैं, वही सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रहती है सबकी लाइफ में, करेक्ट। तो वो फेजेस हैं हमारी ह्यूमन लाइफ की, सभी का वही होता है कि हम सबका बर्थ होता है एज अ बेबी, फिर हम उसके बाद ग्रो करते हैं, चलना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, तो सारी चीज़ें तो सेम है, हम दिखते सेम है। लाइक अगर हम सिर्फ ऑब्वियसली एक डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए था कि इस पर्सपेक्टिव से कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि भैया कौन किस फैमिली का मेंबर है, करेक्ट। बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो तो सब हमको सेम ही मिले हैं, करेक्ट। तो कोई भी चीज़ नहीं है जो डिफरेंट है, तो यही वो एम्फोसाइज करना चाहते हैं। वी हैव क्रिएटेड द बाउंड्रीज एंड डिफरेंसेस विच इज अल्टीमेटली लीडिंग टू नेगेटिविटी एंड प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ्स। और हम लोगों ने फिर बाउंड्रीज, फिर ये जो डिफरेंसेस हैं, वॉर्स हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने यानी ह्यूमंस ने क्रिएट किया, और फिर हम लोग ही सफ़र करते हैं वो नेगेटिविटी, हेटरेट के साथ। Thus, to stress on the message and delivered, the poet has repeated the word remember so many times. इसीलिए जो स्ट्रेस डालने के लिए मैसेज पे एंड मत लिखो, just write thus to stress on the message delivered by the poet, he has repeated the word remember so many times. Clear? Okay. अब आ जाते हैं 14th क्वेश्चन पे, जहां आपसे कहा गया है justify that No Man Are Foreign is an anti-war poem. अब देखो, जब भी हम कोई भी ऐसा जस्टिफिकेशन हमसे मांगा जाता है ना क्वेश्चन में, जैसे प्रूफ करो कि ये ह्यूमरस है, प्रूफ करो कि ये एक इंसल्टिंग टाइप ह्यूमरस वाली स्टोरी है, प्रूफ करो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक सस्पेंस है, तो ये सारी चीज़ें आप प्रूफ कैसे करोगे? सबसे पहले आप एग्जामिनर को ये बताओगे कि आप क्या समझ रहे हो फ्रॉम द वर्ड जिस पे बेस्ड आपको जस्टिफाई करना। जैसे अगर आपको इस पोएम को एंटी वॉर जस्टिफाई करना है, तो एंटी वॉर से आप क्या समझ रहे हो पहले वो बताओ, फिर जाके आप पोएम को उस लाइन्स पे डिस्क्राइब करोगे। तो सबसे पहली बात, एंटी का मतलब होता है कि अगेंस्ट दैट, लाइक ऑपोजिट ऑफ इट, या फिर बिल्कुल नॉट एट ऑल इन सपोर्टिंग, इन सपोर्ट ऑफ दैट। तो जब आपको बोला एंटी वॉर, इट मीन्स कि वॉर के खिलाफ या वॉर के अगेंस्ट लिखी हुई पोम। तो पहले तो एंटी वॉर पोम क्या है वो समझा दो, फिर आप जस्टिफाई करो कि हाँ भाई ये पॉइंटर्स हैं, तो समझ जाता है कि हाँ जो पोम है वो एंटी वॉर है। तो हम सबको पता है कि ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाता है। सबसे पहले बोलेंगे कि एंटी वॉर पोम मीन्स अ पोइट्री रिटन इन ऑपोजिशन टू द वॉर्स। पोम है तो भैया आप लिखोगे पोइट्री है। सो एंटी वॉर पोम मतलब ऐसी पोम या पोइट्री जो कि वॉर्स के ऑपोजिशन या अगेंस्ट लिखी गई हो। इट इज अ पोम एक्सप्रेसिंग पीस एंड ह्यूमैनिटी ऑल ओवर। अब वॉर के खिलाफ होगी तो मतलब अमन, शांति, इन सबके बारे में लिखा होगा, करेक्ट। सो ये एक पोम है जो पीस और ह्यूमैनिटी, इंसानियत को जस्टिफाई करती है या स्प्रेड कर रही है। No Men Are Foreign is a peace poem which promotes the idea of unity and brotherhood. ये एक ऐसी पोम है जो पीस को स्प्रेड करना चाहती है, ब्रदरहुड के बारे में बात करती है, यूनिटी के बारे में बात करती है। इट स्प्रेड्स द आइडिया ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये ऐसा आइडिया स्प्रेड कर रही है पोम कि पीसफुली कैसे सब लोग एक साथ रहे। The poem talks about how one should stop indulging in wars as war is harmful for both sides who are part of it. पोम ये समझा रहा है कि भाई वॉर्स में इंडल्ज होने से कुछ नहीं मिलेगा, स्टॉप इंडल्जिंग इनटू इट, ताकि आप जो है पीस और यूनिटी, ब्रदरहुड इन सबको स्प्रेड कर सके। क्योंकि अगर हम वॉर्स में इंडल्ज होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जिस कंट्री पे अटैक होता है वही प्रॉब्लम में नहीं आते, हम भी सफर करते हैं। इट ब्रिंग्स डेथ, डिवास्टेशन, स्टार्वेशन एंड पोल्यूशन विद इट। क्योंकि वॉर्स अपने साथ कितनी सारी बुरी चीजें लाते हैं, जैसे इसकी वजह से लोगों की डेथ होती है, इसकी वजह से सब कुछ डिवास्टेट यानी बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाता है, इसकी वजह से लोग भूखे मरते हैं, स्टार्वेशन देखने को मिलता है। ऑल्सो हमारी जो नेचर है, हमारा जो मदर अर्थ है वो भी पोल्यूट हो रहा है। सो इस तरीके से कितने सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं वो इस पोम में जस्टिफाई किए हैं, इलस्ट्रेट किए हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ क्लियर हो रहा है कि वो वॉर के खिलाफ है। Hence, ठीक है। So hence the poem is an anti-war poem as it talks in opposition to war and its negative effects. तो ये जो poem है फिर फाइनली हम प्रूव करें कि hence, thus या फिर therefore ये जो poem है वो एक anti-war poem है, क्योंकि वो war के खिलाफ बात कर रही है और war के क्या negative effects हैं वो शो किए। इस तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट क्रिस्प वे में आपने प्रूव भी कर दिया, आपने सब कुछ अच्छे से बता भी दिया। क्लियर? ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपका लास्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, फिर हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। What does the poet want to tell in the lines, like ours the land our brothers walk upon, is earth like this in which we all shall lie? तो ये पोम की लाइंस हैं जिसमें कहा गया है कि like ours, जैसे हम हैं, हमारा जो लैंड है,
द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, उसी लैंड पे जो हमारे दूसरे भाई बंधु हैं वो भी उस पर चलते हैं। इज अर्थ लाइक दिस, वो यही है ना, ऐसा तो है नहीं कि हर एक देश अलग अलग प्लैनेट पे बना हुआ है, सभी प्लैनेट अर्थ पे हैं, करेक्ट। तो हमारा लैंड जो है वैसा ही लैंड हमारे ब्रदर्स का है, दूसरे जो हम बोल रहे हैं कि पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है रहते हैं जो हमारे ब्रदर्स, वो भी उसी लैंड पे वर्क करते हैं जो हमारी मदर अर्थ या प्लैनेट अर्थ का पार्ट है, इन विच वी ऑल शैल लाई। और ये वही लैंड है जिसमें हम आफ्टर डेथ बरी किए जाएंगे। सो जब सब कुछ सेम है, लैंड सेम है, नेचर सेम है, वही धरती है, सबकी प्लैनेट अर्थ है, तो फिर क्या है भाई, हाँ ये प्रूफ हो रहा है कि हमको फिर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज सब लोग एक समान है। बस वही आपको इस लाइन्स में प्रूफ किया है। तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम थोड़ा जस्टिफाई करेंगे कि इन लाइन्स का मतलब होता क्या है। क्लियर? ओके। सो इन दीज लाइन्स, अभी मैंने लॉन्ग आंसर टाइप का दिया हुआ है, इफ यू वांट आप कुछ लाइन्स रिमूव करके इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प बना सकते हो। So in these lines, the poet wants to say that the land on which we walk and will be buried on after our death is in the same earth. ये दिया हुआ है कि इसमें पोइट ये कह रहे हैं कि जिस लैंड पे हम वॉक करते हैं, जिस लैंड पे आप आगे ऐड कर सकते हो, द लैंड ऑन विच वी वॉक एंड जिस पे हमें बरी किया जाएगा आफ्टर वी डाई, इज द सेम लैंड एज द वन जिस पे हमारे ब्रदर्स वॉक करते हैं, एंड दे विल बी बरीड आफ्टर डेथ। दिस इज द सेम लैंड ऑन विच एवरी ह्यूमन बीइंग लिव्स। हर एक ह्यूमन बीइंग, हर एक इंसान इसी लैंड पे रहता है, तो हर एक ह्यूमन बीइंग सेम हुआ। वी ऑल परफॉर्म आवर एक्टिविटीज एंड गेट फूड फ्रॉम द सेम लैंड एज आवर ब्रदर्स। अब हम इसको और करेंगे कि भैया इसका मतलब ये भी हुआ कि वही लैंड है जिससे हमें भी खाना मिलता है और हमारे ब्रदर्स को भी मिलता है। व्हेन वी गेट एवरीथिंग फ्रॉम द सेम लैंड देन देयर इज नो पॉइंट इन यूजिंग द वर्ड फॉरेन फॉर एनीवन। तो इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे पोइट कि जब सब कुछ सेम ही है तो हम फॉरेन बोल ही नहीं सकते। फॉरेन वर्ड जो है वो यहाँ पर ये बताएगा कि कुछ अलग है, बट नहीं, सब कुछ सेम है। वी क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन, फाइट विद आवर ब्रदर्स फॉर आवर सेल्फिश रीजन। ऐसा तो है नहीं कि जब किसी बेबी का बर्थ होता है तो उसके दिमाग में पहले ही होता है कि नहीं मुझे डिस्क्रिमिनेट करना है, नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं। धीरे धीरे वो उनके दिमाग में डाला जाता है, करेक्ट। धीरे धीरे वो अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो देखते हैं, फिर उनके दिमाग में आता है डिस्क्रिमिनेशन की बात। सो यस, डेफिनेटली हम लोग हैं जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव क्रिएट करते हैं, हम लोग हैं जो हम अपने भाई बंधुओं से लड़ते हैं बिकॉज हमारे खुद के सेल्फिश रीजंस होते हैं। वी वांट टू हैव मोर वेल्थ एंड पावर देन अदर्स। और सबसे बड़ा सेल्फिश रीजन यही है कि सबको बहुत ज़्यादा पैसा और पावर चाहिए, इसीलिए दे फाइट विद अदर पीपल। इन द परसुएट टू फुलफिल दिस वी फाइट विद अदर्स एंड हर्ट देम। और इसी चीज़ को कंप्लीटली फुलफिल करने के लिए हम फाइट करते हैं, वी डिस्क्रिमिनेट। वन डे ऑल ऑफ अस हैव टू डाई एंड गेट बरीड इन द सेम लैंड। दिस ऑल्सो कंपेल्स अस टू थिंक दैट नथिंग वुड रिमेन आर्स। तो यहाँ पर एक और पहलू बताया है इस लाइन का कि एक दिन हम सबको इसी लैंड में बरी कर दिया जाएगा आफ्टर वी डाई। इसका मतलब कि हमारे पास जो कुछ भी हम इकट्ठा कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं, ये हमारा ये एंड ऑल, वो सारी चीज़ें भी हम लेके नहीं जाएंगे, वो हमारे साथ थोड़ी बरी की जाएंगी। सो वी ऑल हैव टू डाई वन डे, वी विल ऑल लीव ऑल दी जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं पीछे। तो सबसे बेस्ट क्या है कि हम सब पीसफुली रहें। We will have to leave everything and thus there is no worth fighting with our brothers who also are a part of the same earth. इसीलिए कोई मतलब नहीं है लड़ने का, कोई मतलब नहीं है वॉर्स का। सब बढ़िया यूनिटी के साथ ब्रदरहुड को मानते हुए और पीसफुल जो इन्वायरमेंट है क्रिएट करते हुए हमको रहना चाहिए। क्लियर? ओके। सो इस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म होते हैं। नाउ यस, क्वेश्चंस बहुत वैरायटी के हो सकते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिससे आपका पूरा चैप्टर या पोम रिवाइज हो गई है। अब इसी पे बेस्ड थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बट डेफिनेटली अगर आपको पता चल गया आंसर्स कैसे लिखना है, ट्रस्ट में आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। सो मेक श्योर कि आप पोम की समरी, पोम का क्या मैसेज है और ऐसे क्वेश्चन को लिखना जानते हो। क्लियर? ओके, चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट द पोएट वांट्स टू हाईलाइट इन द पोएम नो मैन आर फॉरेन। वो क्या चीज़ है जो पोएट जो है इस पोएम में हाईलाइट करना चाहते हैं। वी शुड बी ऑलवेज हैप्पी। क्या पोएट ये बोल रहे हैं कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी नैरो थिंकिंग एंड हेट्रेड इन आवर लाइव्स। क्या पोएट ये कह रहे हैं कि हमारी कोई नैरो थिंकिंग, छोटी सोच नहीं होनी चाहिए, हमको हेट्रेड या नफरत को अपनी लाइव्स में फॉलो नहीं करना चाहिए। वी शुड बी अ पार्ट ऑफ वॉर्स फॉर गुड। क्या पोएट ये कह रहे हैं कि हमें वॉर्स का पार्ट बनना चाहिए बट किसी अच्छे रीजन के लिए। वी शुड बी पावरफुल इन आवर लाइव्स। हमको अपनी लाइफ्स में बहुत ज़्यादा पावरफुल रहना चाहिए। देखो ना, तो यहाँ पोएट कह रहे हैं वॉर्स में इंडल्ज रहो, कुछ अच्छा बुरा कुछ नहीं है, वॉर्स में हमेशा बुरा सबसे ज्यादा होता है। दूसरी बात, हैप्पीनेस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे बात हो रही है ब्रदरहुड की, नो मैन आर फॉरेन की। थर्ड थिंग, पावरफुल होना या बहुत स्टेटस होना, वेल्दी होना, इसकी कोई बात नहीं है। सिर्फ एक चीज बोली उन्होंने कि छोटी सोच नहीं रखना है कि भैया ये अलग लोग हैं, हम लोग अलग लोग हैं, और इसी चक्कर में हेट्रेड जो हम फैलाते हैं या हम खुद अपनी लाइफ में लाते हैं उसको भी नहीं लाने देना है। तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है वो आपका मीनिंग दे रहा है ऑफ व्हाट इज गिवन इन द पोएम।
इसीलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डन, ओके। 17 क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर नो फॉरेन कंट्रीज, दिस इज प्रूव्ड बाय ब्लैंक। कोई भी फॉरेन कंट्री नहीं है, सब कुछ एक जैसा है, जस्ट दैट अलग अलग पार्ट में है। तो ये किससे प्रूफ होता है? दिस इज प्रूव्ड बाय एग्जांपल ऑफ वॉर्स, एग्जांपल ऑफ पीपल, एग्जांपल ऑफ सेम रिसोर्सेज, नन। कि भैया कोई भी कंट्री फॉरेन कंट्री नहीं है, वो किस एग्जाम्पल से प्रूफ किया गया है? कि वॉर्स के, लोगों के, कि सेम रिसोर्सेज के। क्या बोला है पोइट ने? कि नेचर ने भी सब कुछ सेम ही दिया है, सेम सनलाइट, एयर, वाटर एंड एवरीथिंग। गॉड हैज ऑल्सो नेवर शोन पार्शियलिटी वाइल क्रिएटिंग अस। इससे प्रूफ होता है कि कोई फॉरेन नहीं है, सब एक जैसे हैं, कोई फॉरेन कंट्री नहीं होती, सब एक ही लैंड का पार्ट है। तो रिसोर्सेज की बात बोली है, एग्जाम्पल ऑफ सेम रिसोर्सेज यानी सेम नेचुरल रिसोर्सेज, इसीलिए सबसे अच्छा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डन, ओके। 18th है, नो मैन आर फॉरेन एनकरेजेस। नो मैन आर फॉरेन किस चीज को बढ़ावा देता है, एनकरेज करता है? ब्रदरहुड, यूनिटी, पीस, ऑल। ऑब्वियसली ऑल, भाईचारा, ब्रदरहुड पे भी बोला है ध्यान रखने के लिए, यूनिटी एकता में रहना चाहिए वो भी बोला है, पीस अमन शांति होना चाहिए वो भी बोला है। सो डेफिनेटली ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बीन एनकरेज्ड विद द हेल्प ऑफ पोएम द नो मैन आर फॉरेन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज द 19th क्वेश्चन। बाय इंडल्जिंग इन वॉर्स ह्यूमन इज ब्लैंक द अर्थ। भैया जितनी बार ह्यूमन बींग्स वॉर्स वगैरह युद्ध का पार्ट बनेंगे, दे आर डेकोरेटिंग द वर्ल्ड, क्लैरिफाइंग द वर्ल्ड, सलींग द वर्ल्ड, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखो हमें जो वर्ड बुक में दिया है वो है डिफाइल, है ना? इसका मतलब इम्प्योर बनाना, जो प्यूरिटी है उसको डिस्ट्रॉय करना। अब डेकोरेट तो करेंगे नहीं, क्लैरिफाई नहीं कर रहे बल्कि खराब कर रहे हैं, और ऑल हो नहीं सकता until and unless सलींग वर्ड का मतलब आपको पता हो, अदरवाइज आप क्या करोगे, आपको लगेगा पता नहीं क्या आंसर है मे बी, राइट? सो जो बिफाइल वर्ड है उसी का वन ऑफ द सिनोनिम्स है सलींग। क्लियर, सलींग का मतलब होता है इम्प्योर करना या इंटीग्रिटी जो है उसको डैमेज करना। सो जो प्योरिटी है अर्थ की वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स बाय इंडल्जिंग इन वॉर्स। सो आंसर ऑप्शन नंबर सी सलींग हो जाएगा। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन। व्हेन वी हेट अदर्स वी ब्लैंक आवरसेल्व्स। जब हम दूसरों को हेट करते हैं, दूसरों को इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि नहीं हमको वॉर्स में होना चाहिए इंडल्ज बिकॉज दे आर समबडी एल्स, तो तब हम क्या कर रहे हैं? लाइक व्हेन वी हेट अदर्स वी हेट आवरसेल्व्स, वी लव आवरसेल्व्स, वी प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स, वी सेव आवरसेल्व्स। तो क्या दिया हुआ है कि जब हम हेट करते हैं किसी को तो हम खुद को भी हेट कर रहे हैं, हम खुद को भी एक तरीके से धोखा दे रहे हैं, बीट्रे कर रहे हैं, ये बुक में दिया हुआ है, करेक्ट? सो इसीलिए व्हेन वी हेट अदर्स वी हेट आवरसेल्व्स इज द करेक्ट लाइन। नेक्स्ट आते हैं 21 क्वेश्चन पे। हु प्रोवोक्स द कॉमन पीपल टू हेट? बोला है ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि हेट करो एंड स्टफ। हमने पढ़ा है सेल्फिश पीपल। अब सेल्फिश पीपल से अगर बहुत क्लोज कोई ऑप्शन आ जाएगा तो प्लीज उसके साथ जाना, बट आई डोंट थिंक आपको डायरेक्टली मेंशन किया जाएगा किसकी बात हो रही है। यू विल गेट कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट, जैसे क्या कॉमन मैन है जो प्रवोक करते हैं दूसरे कॉमन लोग को, फ्रेंड्स प्रवोक करते हैं, सेल्फिश पीपल प्रवोक करते हैं, या फॉरेनर्स प्रवोक करते हैं। नाउ डोंट बी लाइक ऑप्शन डी फॉरेनर कर देते हैं, नहीं, क्योंकि हमने एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ा उसमें भी हमने सेल्फिश पीपल की ही बात की है। सो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कि कुछ लोग जो बहुत ज्यादा खुद ही का सोचते हैं, खुद एक तरीके से बहुत ग्रीडी होते हैं, सेल्फिश होते हैं, वो बोलते हैं हम लोगों को, या वो हमारे दिमाग में डालते हैं चीजें कि वी शुड हेट द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज एंड दैट वी गेट इन्वॉल्व्ड इन वॉर्स। क्लियर, ओके। 22nd है, व्हाट इज दैट विच टेल्स दैट गॉड वॉज इम्पार्शियल इन क्रिएटिंग ह्यूमन बींग्स। पार्शियल का मतलब भेदभाव करना, इम्पार्शियल मतलब बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना। तो आपको यहाँ पे वो चूज करना है ऑप्शन जो बताता है कि भगवान ने भी कभी पार्शियलिटी नहीं की when he was creating us. Clear? So ऑल गेट द सेम सनलाइट, बिल्कुल परफेक्ट, सभी को सनलाइट सेम मिलती है, यानी कि सेम नेचुरल रिसोर्स है। तो यस, ये प्रूव करता है कि भगवान ने कोई डिफरेंशिएट नहीं किया। ऑल आर बोर्न एंड विल बी बरीड ऑन द सेम लैंड। यस, हम उसी लैंड पे पैदा हुए हैं, यानी प्लैनेट अर्थ पे, और उसी लैंड में हमको बरी किया जाएगा। परफेक्ट। ऑल ब्रीथ एंड नीड टू लिव एंड डाई इन द सेम वे। हम ब्रीथ भी सभी जैसे ब्रीथ करते हैं वैसे हम भी करते हैं, हम भी खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए, और हम भी उसी तरीके से लाइक वी विल ऑल्सो लिव एंड डाई इन द सेम वे द अदर पीपल आर। अब ये मत बोलना कि मैम रीजंस तो डिफरेंट हो सकते हैं, वो बात नहीं हो रही है। लाइक सबका बर्थ हुआ है, सभी की डेथ होगी, ये चीज सबके साथ कॉमन है। परफेक्ट। सो ऑल जो है या ऑल ऑफ द अबव जो है, दिस प्रूव्स कि भगवान भी पार्शियल नहीं थे व्हाइल ही वाज क्रिएटिंग एनी ह्यूमन बीइंग। क्लियर, ओके। नेक्स्ट है, द पोएट हैड रिक्वेस्टेड। तो पोएट ने क्या रिक्वेस्ट किया है पोएम में? टू स्प्रेड हेट्रेड, की हेट्रेड स्प्रेड करो। टू शो सुपीरियोरिटी, कि आपको अपना सुपीरियोरिटी शो करना चाहिए कि हम सबसे बड़े हैं, महान हैं। थर्ड इज नॉट टू पे अटेंशन टू सेल्फिश पीपल, कि आपको सेल्फिश लोगों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना, उनकी बातों में नहीं आना है, वॉर्स में इंडल्ज नहीं होना है। या ऑल ऑफ द अबव जो है रिक्वेस्ट किया है पोएट ने। पोएट ने रिक्वेस्ट किया है नॉट टू स्प्रेड हेट्रेड, तो ऑप्शन ए गलत है। नॉट टू शो सुपीरियोरिटी भी गलत है।
नॉट टू पे अटेंशन टू सेल्फिश पीपल, परफेक्ट है। तो ऑप्शन सी है आंसर जो पोएट ने रिक्वेस्ट किया है, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। डन, ओके। नेक्स्ट आते हैं 24th पे, बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्री डज नॉट मेक्स द पर्सन, अगर कोई दूसरे देश को बिलोंग करता है इसका मतलब वो इंसान क्या नहीं है। डज नॉट मेक्स द पर्सन फ्रेंड, ब्रदर, स्ट्रेंज, हैप्पी। फ्रेंड ऑब्वियसली वी कैन कॉल देम, ब्रदर्स दे आर, हैप्पी अब इसका कोई लेना देना ही नहीं है। सो डज नॉट मेक्स द पर्सन स्ट्रेंज इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नो मैन आर स्ट्रेंज। क्लियर, ऑलराइट। अब आते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे। इन द लाइन वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर्स, आर्म्स डज नॉट इंक्लूड्स, क्या दिया हुआ है कि ये जो लाइन है ना कि हम आर्म्स लेते हैं अगेंस्ट ईच अदर्स, इसमें आर्म्स में क्या क्या नहीं आएगा, डज नॉट बोला है। डज इट इंक्लूड फायर आर्म्स, यस, क्योंकि हम वेपन्स की बात कर रहे हैं। शील्ड, शील्ड मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए जो यूज करते हैं। आर्टिलरी, म्यूनिशंस, अब देखो जो भी वेपन्स, वॉर, एटम बॉम्ब्स, गन्स, इन सबसे रिलेटेड वर्ड्स हैं वो फायर आर्म्स, आर्टिलरी और म्यूनिशंस हैं। इस वाली लाइन में आर्म्स का मतलब शील्ड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो तो प्रोटेक्ट करने के लिए, हम उसकी बात नहीं करें। यहाँ बात है कि जो हम हथियार उठा लेते हैं, तो हथियार वाला वर्ड जो है वो ए सी डी में यूज है, बी में नहीं है, बिकॉज शील्ड से कोई फर्क पड़ना नहीं है, इससे कोई धुआं नहीं निकल रहा, इससे कोई डर्ट नहीं फैल रहा। तो 25th का आंसर ऑप्शन नंबर बी है कि शील्ड इज नॉट इंक्लूडेड किस वाले वर्ड में, आर्म्स वर्ड में, इस पर्टिकुलर लाइन में। डन, सो वी आर डन विद 25 क्वेश्चंस। 15 हमने सब्जेक्टिव और बाकी हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की कोशिश की है। आई होप यू अंडरस्टूड ईच ऑफ द क्वेश्चन एंड यस, इससे आपका ओवरऑल जो पोएम है वो तो रिवाइज हो ही गया, साथ ही साथ आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन हमको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। आपको एक वोकैब का क्वेश्चन भी दे दिया मैंने, डिफाइल वर्ड से रिलेटेड, यहाँ आर्म्स वर्ड से रिलेटेड। सो इसी तरीके से जो भी नया वर्ड आपको दिखता है उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स ढूंढने की प्लीज कोशिश करो और उस पर क्वेश्चन खुद भी बनाओ। क्लियर, सो वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ दीज 25 क्वेश्चंस। आई होप यू अंडरस्टूड ईच वन ऑफ देम। इफ यू फील कि आपको कोई भी डाउट नहीं था इसमें एंड या यू लाइक्ड द क्वेश्चंस, यू लाइक्ड द सेशन, प्लीज कंसिडर गिविंग अ बिग फैट thumbs up to the video, share this and share about the channel with as many people as you can, and yes, अगर कोई अपडेट मिस नहीं करनी है please go and subscribe to the channel. So with this, do not forget to like, share and subscribe, and yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.